हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। 10th क्लास की जो फिजिक्स है उसके कुछ चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें लाइट वाला जो चैप्टर है प्रकाश, उसको कुछ हद तक हमने देख लिया, समझ लिया। और उसके आगे का जो पोर्शन है रिफ्रैक्शन का कुछ पार्ट बचा हुआ है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली जो चीज़ है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था अपवर्तन, अभी 2-3 दिन क्लास पहले जब हुई थी तो हमने देखा था, क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था अपवर्तन। अपवर्तन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो माध्यम बदल जाता है। क्या बदल जाता है? माध्यम बदल जाता है। हमने अभी तक जो देखा उसमें माध्यम क्या आता है? बदल जाता है। माध्यम जब सेम रहता है, समान मतलब एक ही रहता है, एक ही रहे, तो हम कह रहे थे परावर्तन, उसी माध्यम में पुनः लौट आना। अब अपवर्तन ऐसा है जिसमें माध्यम सेम रहे, अपवर्तन की वो स्पेशल कंडीशन जिसमें माध्यम नहीं बदले, तो नाम किसका आ जाएगा? परावर्तन का नाम। तो है तो अपवर्तन, लेकिन नाम किसका आ रहा है? परावर्तन का, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि किरणें जो है उसी माध्यम में टकरा के आ रही है, पर वो घटना परावर्तन की नहीं है, वो घटना अपवर्तन की है, लेकिन माध्यम वही रह रहा है, तो नाम परावर्तन का आ रहा है। लग कैसा रहा है? जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस है, अपवर्तन का एक स्पेशल केस है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें किरणें उस माध्यम में ही लौट आती है, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ब्लैक स्क्रीन पे आ जाते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, समझते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमने देखा था अपवर्तन की कंडीशन देखी थी, स्थिति देखी थी, किन स्थिति में जो है अपवर्तन जो होगा तो क्या होगा कि माध्यम 1 है यहाँ पर और यहाँ पर माध्यम 2 है, जैसा कि सबको पता है। अब उसमें वो कंडीशन ले रहा हूँ, स्पेशल कंडीशन कौन सी वाली, जिसमें ये तो जो है वो विरल है। कैसा है? विरल। मैंने बताया सघन और विरल जो है वो कंपेरेटिवली है, रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट कभी नहीं होता ये, यानी निरपेक्ष कभी नहीं होता। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि विरल है या सघन है जब तक हमारे पास दूसरा माध्यम नहीं हो। चलिए जी, यहाँ से बात होगी। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ हवा है जी और यहाँ पर पानी है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सघन है और ये विरल है। अब सघन से जब विरल में जाएगी तो अपनी स्क्रीन को पॉज करते हुए सोचिए कैसे जाएगी, कैसे क्या घटना होगी। तो आप समझ सकते हो कि जब भी सघन से विरल में जाए तो अविलंब से दूर हटेगी। यानी अगर ये किरण ऐसे जाएगी बच्चों, ये वाली नंबर 1 कंडीशन मैं बता दूं और कौन बना लूँ मैं यहाँ पर आई, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये अविलंब से दूर हटते हुए ऐसे चली जाएगी, जैसा कि फोटो के अंदर क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को। अब सर, अब मैं थोड़ा और बड़ा कोण बना दूं सर, ये वाला, ये आई बराबर मैं मान लेता हूँ थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं दूसरा कोण बना लेता हूँ यहाँ पर, ये थीटा डैश, कुछ भी जो क्या है, थीटा डैश ज़्यादा है थीटा से, यानी किससे ज़्यादा है? आप यह कह सकते हो कि आई से ज़्यादा है, इसके इंसिडेंट एंगल से। तो सर अगर ये बड़ा है आई, तो यहाँ पर सर ये कौन बन रहा था? आर। तो अगर सर ये थीटा डैश बड़ा है, यानी आई की वैल्यू अगर बड़ी है तो आर भी बढ़ेगी सर। तो अब क्या होगी? तो अब ये किरण सर ऐसे हो जाएगी। बिल्कुल सही है, यानी इस थीटा के लिए कौन है? आर, और इस थीटा डैश यानी बड़े वाले के लिए अब ये कौन बन गया अविलंब से? ये आर डैश, कुछ बड़ा कौन बन गया। तो सर ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि कोई किरण ऐसे जाए और वो इसके समांतर ही हो जाए सर, ऐसे, है ना, दूर हट रही है सर। ये कोण मैं बढ़ा रहा हूँ, मान लो कि ये वाला कोण अगर मैं बढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो सामने वाली रे भी ऐसे, ये ब्लैक मार्कर की दूसरी रे है, ये भी ऐसे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब ऐसे बढ़ाया तो ये ऐसे हो गई, तो ये वाली कंडीशन सर। इसके बाद सर अगर आप थोड़ा सा भी इसको बढ़ा दें, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ना, किस आदमी की कंडीशन क्रिटिकल है, यानी अब अगर थोड़ा कुछ भी हो गया तो उसका जो है फिर खेल खत्म हो जाएगा। यही हो रहा है, ये क्रिटिकल, ये क्रांतिक है, मतलब ये जो है
कंडीशन। इससे अगर थोड़ा भी अब और बढ़ा दूं, अब मैं मान लेता हूं θ2 कोण वाला, ये θ3, ये θc मान लिया। θc पे क्या हुआ, ये इसके पैरेलल हो गई ऐसे, है ना, और इस अभिलंब से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी लंबवत होगी। अब अगर थोड़ा भी बढ़ा दूंगा तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसी मीडियम में आ जाएगी। ऐसे हो रही थी ना, ऐसे 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 बराबर हुई, अब अगर थोड़ा भी बढ़ा तो ऐसे हो जाएगी। ये जो घटना होती है इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी आपतन कोण का मान, आपतन कोण कौन सा, जो आपतित किरण बना रही है ये, अगर क्रांतिक कोण कौन, वो वाला जहां पर ये 90 हो गया, उस कोण से भी अधिक हो जाए तो किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट आती है और जो फॉलो करती है प्रिंसिपल, वो परावर्तन के प्रिंसिपल फॉलो करने लग जाती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियरली समझ आई होगी। आगे आने वाली 1 या 2 स्लाइड में बिल्कुल आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो डायग्राम से समझिए, जो फोटो जो अपने माइंड में बनाते रहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि सघन से विरल में जाना चाहिए पहली, और दूसरी ये क्रांतिक कोण है, यानी ये 90 डिग्री जिस कोण पे हो जाता उससे भी ज़्यादा कोण पे इसको जाना चाहिए, तभी ये वापस आएगी। चलिए जी देखते हैं। बहुत ही शानदार से 3 फोटो आपके सामने स्क्रीन पे बने हुए हैं। एक रेड है और दूसरी जो जा रही है वो जो ब्लैक में, यहाँ पर हवा है बच्चों, ये क्या है, हवा है, यहाँ पे भी है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ मैं मान लेता हूँ कि ये पानी है, आप कांच मान सकते हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अपवर्तनांक हवा से ज़्यादा है, वो सारा हवा के लिए सघन ही होगा। ये भी सघन है और पानी है, छगन मत लिख देना इसको, ये भी सघन है, और ये वाला भी क्या है, सघन है, यानी पानी। और ये क्या है, ये विरल है, ये भी विरल है, ये भी विरल है। चलिए अब देखिए, ये किसी कोण पे आई, मान लेते हैं थीटा कोण पे आई और या कुछ कोण से निकल गई, पर मुझे ये पता है कि ये किसने बनाया है, आपतित किरण ने बनाया। तो इनका नाम, कोई भी एग्जाम में जब आप बोर्ड में कोई भी फोटो बनाओ, वो फोटो तब तक अधूरा है जब तक आप उसमें हर एक चीज़ का नाम नहीं लिख रहे हो। उस एग्जामिनर को सब पता है कि कौन सा क्या है, आपको ऐसे लिखना है जैसे उसे कुछ नहीं पता, जैसे वो आपको फोटो देख के समझ जाए कि आपने क्या समझाया है। तो ये क्या है, आपतित किरण है, इनका नाम लिखना है। ये क्या है, अपवर्तित किरण है। सारी चीज़ें मैं एक में लिख रहा हूँ, आपको समझना है सब में यही है ना, इसमें ये आपतित है, ये अपवर्तित है, ऐसे। अब ये क्या है, तो सर ये अभिलंब है, क्योंकि जो मीडियम से 90 डिग्री बना रहा है और उसी तल में होना चाहिए। मीडियम से 90 डिग्री और भी बन सकता है, लेकिन उस तल में नहीं हो, तो उस तल में है। अब यहाँ पर ये इसने कोण कुछ भी बना दिया, मान लेते हैं आर कोण बना दिया। आपतित किरण ने बनाया, इसलिए ये अभिलंब के सीए, इसलिए ये क्या था, आपतित किरण ने बनाया है बच्चों, इसलिए ये आपतन कोण है। किसने बनाया है, आपतित किरण ने बनाया है, इसलिए ये क्या है, आपतन कोण है। किससे बनाया है, अभिलंब से बनाया है। और ध्यान रखना, कोण हमेशा अभिलंब से मापना है। इसका मतलब ये नहीं कि सरफेस से नहीं माप सकते, माप सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम यूज लेते हैं वो ये वाला लिखते हैं, वरना 90 माइनस थीटा हो जाएगा अगर आप सरफेस से मापोगे तो आपको हमेशा अभिलंब वाला कोण लेना, ये वाला। चलिए सर, अब हमने क्या किया सर इसको थोड़ा सा बढ़ाया ऐसे। सर कैसे, ये फिगर नंबर 2, चित्र नंबर 2 में देखो, मैंने ये वाला कोण अब लिया है थीटा सी ले लिया है। क्या ले लिया है, थीटा सी। थीटा सी जो है वो बड़ा है किससे, थीटा से। ये बात तो ध्यान रखनी है भाई, थीटा से बड़ा है ना। तो अगर ये कोण बढ़ गया है बच्चों, तो ऑब्वियस है कि ये भी बढ़ जाएगा। तो ये किरण जो ऐसे हो रही थी अब ऐसे होगी, मतलब अब क्या हो गया, इस थीटा सी पर ये कौन सा है, तो ये आपतन कोण है। ये कौन सा है, ये अपवर्तन कोण है। क्या है, क्योंकि अपवर्तित किरण बना रही है। ये कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण है। ये कौन सा है बच्चों, अपवर्तन कोण है। तो आपतित कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया है, दिख रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री हो गया है। तो आपतित किरण का, आपतित कोण का वो मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो आप लिखोगे आपतित
आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान मान 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है, ये बात ध्यान होनी चाहिए। यानी अब सर ये ऐसे तो होगी, दूर तो हट रही थी सर, अभिलंब से दूर हटेगी, क्यों? क्योंकि सर ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से तो दूर हटेगी, हटते 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 सर ऐसे होगी। अब अगर मैं थोड़ा सा भी इसको इधर ले जाऊं, बढ़ा दूं, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे बना दिया θ2, और अगर θ2 मतलब कुछ अलग कोण है, इसलिए नाम तो देना पड़ेगा। राम श्याम सीता गीता भी दे सकते हो। ये किससे बड़ा है? θc से बड़ा है, तो ये किरण इसी माध्यम में आ जाएगी, यानी ये θ2 तो ये भी θ2। अब क्या हो गया सर? ये तो ऐसा हो गया सर, परावर्तन से जिस कोण से गई उसी कोण से आ गई, जिस माध्यम में गई जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में आ गई। सर ये तो परावर्तन हो गया, तो इसी को बोल देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोल देते हैं बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कब होता है? जब सघन से विरल में जाती है, और दूसरी कंडीशन जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। अब देखो ये क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, θc से बड़ा हो गया, तो किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बहुत अच्छे से तीनों चित्र समझ में आने चाहिए। अगर ये चित्र आपके माइंड में बैठ गए हैं, ये कंडीशन आपके माइंड में बैठ गई है कि अभिलंब से दूर हटेगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इस तरह से हो जाएगी, फिर अगर बढ़ाओगे तो अंदर आ जाएगी, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चलिए, तो परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। सघन माध्यम, अपनी कॉपी में लिखते रहिए, सबसे बेस्ट तो वही रहता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम, माइंड इट, सघन माध्यम से विरल माध्यम की किरण आपतन कोण का, किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। आपतन कोण ये वाला मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब वह किरणें वापस उसी माध्यम में लौट आती है, और इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। पूछते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है? तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन का मान 90 डिग्री हो जाए, अब तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके में डेफिनेशन प्रिंट की हुई है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और भूलें कभी जिंदगी में नहीं। जब भी भूलें डायग्राम बनाएं और उसकी डेफिनेशन को बना लें। धीरे धीरे बच्चों आप डेफिनेशन खुद बनाना सीख जाओगे। चलिए, अगले जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बोर्ड में भी और अलग एग्जामों में भी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली बात, कोई भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अभिलंब से दूर हटेगी तभी तो वापस आ पाएगी। अगर विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से पास जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, फिर इधर होती रहेगी, यानी अपना काम नहीं बनेगा। काम तभी बनेगा जब सघन से विरल में जाएगी। क्यों? क्योंकि अभिलंब से दूर हटाते हमने को पुनः लाना है, और अभिलंब से दूर तभी हटेगी जब सघन से विरल में जाएगी। अगला, प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बार बार मैंने बता दिया है कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण से ही जाएगी। मान लेते हैं कि 27 डिग्री किसी के लिए क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
के लिए आपतन कोण होगा। आपके ऑप्शन है 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री या 24 डिग्री। तो प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 24 हो नहीं सकता, 26 हो नहीं सकता, कम है। 27 बराबर है, बराबर में भी नहीं होगा। अधिक कौन सा है? 28 डिग्री, तो 28 डिग्री। ओके, तो यहां से एक सवाल भी आपका हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण है मरीचिक, इसको बोलते हैं मिराज। ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। और तीसरा है हीरे का चमकना। तीनों एग्जाम्पल जो है किसके हैं बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। मरीचिक क्या होता है? तो रेगिस्तान के अंदर जब बहुत तेज धूप पड़ती है बच्चों, तो नीचे का जो एनवायरनमेंट होता है वो विरल हो जाता है, ऊपर का सघन हो जाता है, तो प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब भी परावर्तन होता है, आपने देखा होगा ये आपका एक मिरर है, आप यहाँ पर खड़े हो, इस मिरर से ऐसे परावर्तन होगा, इस मिरर से ऐसे परावर्तन होगा, तो आपका क्या बनेगा? फोटो बनेगा मिरर में, इधर सामने आपका प्रतिबिंब बनेगा। यही यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है बच्चों इस तरह से। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो इस पेड़ का यहाँ पर क्या हो जाता है? रेगिस्तान में जहाँ धोरे वगैरह होते हैं, जैसलमेर साइड में आप देखना कि यहाँ पर भी एक पेड़ की परछाई आपको दिखती है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली ऐसी परछाई दिखती है पानी के अंदर। आप किसी नदी के किनारे वगैरह या तालाब के किनारे खड़े हुए हो तो आपने देखा होगा कि पेड़ की उल्टी परछाई अंदर बनी हुई मिलती है, उसका प्रतिबिंब अंदर मिलता है। तो हिरण वगैरह या कुछ जानवर जो होते हैं उनको ये लगता है कि वहाँ पर परछाई बनी हुई है, मतलब वहाँ पर पानी होगा, उन्हें पानी का एहसास होता है, वो भाग के वहाँ जाते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो भ्रम होता है इसी को बोलते हैं मरीचिक। समझ गए? चलिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो जितने भी आपके संदेश वगैरह आजकल मैं अगर फोन से बात करता हूं और वो सामने वाले को जो पहुंचता है मैसेज, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पहुंचता है। क्योंकि प्रकाश की स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर जो है प्रति सेकंड होती है। मैंने बताया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है प्रकाश। यानी कोई भी सिग्नल को मैंने यहाँ पर हेलो बोला, वहाँ पर हेलो सुनाई दे देगा आराम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो है यही होती है। और प्रकाश भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उस फाइबर केबल के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? इस तरह से सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, प्रकाशिक सिग्नल में कन्वर्ट करके इस तरह से करते हैं। इस पे ऊपर कोडिंग वगैरह की होती है। जब आप 12th में आओगे, जब आप हायर क्लासेज में आओगे तो इसके बारे में और पढ़ोगे, इसका एंगल वगैरह निकालोगे। अभी आपको इतना रखना है कि अंदर वाले का अपवर्तनांक कम होता है, बाहर वाले अंदर वाले का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, बाहर वाले का कम होता है। सघन से विरल में जाती है तो पुनः आ जाती है, तो ये किरणें बाहर ना निकलते हुए ऐसे टकराएगी, फिर ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराते हुए इस केबल से जहां पहुंच जाएगी जहां हमें इसको भेजना है बच्चों। तो ये भी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल फाइबर का उदाहरण है, जो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के या फिर भेजने के काम आता है। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना क्योंकि हीरे के अंदर जो किरणें आपतित होती है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पे आपतित होती है, तो उसी के अंदर ऐसे टकराते हुए चलती रहती है, उसी के अंदर इधर इधर इधर। तो हीरा क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकता रहता है बच्चों। तो ये तीनों उदाहरण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है एक चीज, वर्ण विक्षेपण। बारिश के दिनों में आप सब लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग कलर जो है इस तरह से बैंड बने हुए हैं, स्पेक्ट्रम बना हुआ है कलर का। वो क्यों होता है? तो याद कीजिए पहला लेक्चर जहां मैंने बताया कि सभी कलर अगर मिक्स हो जाए, सभी रंग मिक्स हो जाए तो बनता है श्वेत। क्या बनता है?
श्वेत कलर, सफ़ेद कलर का प्रकाश। जैसा कि सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वो श्वेत कलर का क्यों है? क्योंकि सातों रंग जो है बच्चों वो मिल गए हैं आपस में। अब अगर उसको एक प्रिज्म से निकाला जाए, प्रिज्म आप लैब में देखोगे, आपने गूगल वगैरह पे देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो 2D डायग्राम है प्रिज्म का, ये 3D डायग्राम नहीं है बच्चों, है ना। ये 3D डायग्राम नहीं है बच्चों, प्रिज्म का 3D डायग्राम नहीं है, ये 2D डायग्राम है। 3D डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, अगर आप समझ सकते हो तो। यहाँ पर एक, ये दो, ऐसे 3 और नीचे 4 फेज होगी बच्चों। तो 3D डायग्राम नहीं है बच्चों, ये 2D डायग्राम है। इस तरह से त्रिभुज नहीं है, ये इधर से भी है, 3D में भी है। तो प्रिज्म से जब सफ़ेद प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो अपने जो भी रंग होता है उनमें बट जाता है, अपने सभी रंगों में ऐसे बट जाता है और एक शानदार सा बहुत कलरफुल सा पैटर्न बनाता है। इस पैटर्न का नाम जो होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो बन रहा है ना बैंड बच्चों, इस बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ये कलर को। और ये जो मोड़ने की, ये जो अलग अलग होने की जो घटना है, इसको बोलते हैं विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण मतलब कलर के अंदर अलग होना की घटना तो वर्ण विक्षेपण है, और ये जो कलर बन रहे हैं स्क्रीन पे जो हमें दिख रहा है, इस चीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही इंद्रधनुष में होता है कि पानी की बूंदों से वो प्रकाश निकलता है और वहां पर उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, इसलिए हमें कैसे दिखते हैं, वो श्वेत कलर का प्रकाश अलग अलग कलर में दिखता है और बहुत शानदार दिखता है। आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे ही होता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे ही बूंदें अवेलेबल होती है और उन बूंदों से प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण हो सकता है। तो ये डायग्राम बहुत ध्यान दें। अब इस डायग्राम में कई बातें हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है ये बातें पता होनी। इस डायग्राम को ऐसे ही नहीं बना दिया है। ध्यान देने वाली बात पहली, ये इसकी डेफिनेशन देख लीजिए सबसे पहले, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ध्यान देने वाली बात यह है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छे से लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों यानी 7 रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चों। प्रकाश का क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए, प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण का देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे ऊपर जो आएगा वो रेड आएगा, सबसे नीचे आएगा वो वॉयलेट आएगा, यानी VIBGYOR। सबसे ऊपर यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश आएगा और सबसे नीचे जो आएगा वो बैंगनी रंग का प्रकाश आएगा। तो बीच का बता सकते हो आप? बीच में यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ येलो, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, यहाँ इंडिगो, यहाँ वॉयलेट। तो इस तरह के सारे कलर आएंगे। तो आप बना सकते हो, यहाँ पर रेड बनाओगे, उसके बाद वॉयलेट बनाओगे और बीच में सारे इधर ऊपर कौन सा आएगा? ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, इस टाइप में आएगा। तो रेड वाला सबसे कम विक्षेपित हुआ है और सबसे ज्यादा बैंगनी विक्षेपित हुआ है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों।